तो आज हम डिस्कस करते हैं जी डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में H ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो आइए देखते हैं बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्या कहती है। कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का मतलब है एनी एलिगेशन मेड, एक इल्ज़ाम लगाना ओरली और इन राइटिंग। वो इल्ज़ाम चाहे आप मुंह ज़बानी लगाओ चाहे रिटर्न में लगाओ, टू ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट, जहाँ क्राइम हुआ है उस पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसे एक इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं। और ये किस लिए लगाना है इल्ज़ाम? विद ए व्यू टू, इसलिए लगाना है हिज टेकिंग एक्शन, के मजिस्ट्रेट एक्शन लवे, मतलब मुलजिम पर केस चलावे और क्या, अंडर दिस संहिता। और जो एक्शन लेने में प्रोसीजर फॉलो करना है वो BNSS का प्रोसीजर फॉलो करना है। और हुआ क्या है, दैट सम पर्सन, के किसी बंदे ने वेदर नोन और अननोन, कंप्लेनेंट उस बंदे को जानता है चाहे नहीं जानता, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, लेकिन जुर्म किया है किसी बंदे ने, यानी जुर्म हुआ है, बेशक नहीं पता कि किसने किया। कंप्लेंट इस बात से नहीं रुकती कि मुलजिम का नहीं पता, वो जानता है या नहीं जानता। बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, लेकिन कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती, यानी पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट का हिस्सा नहीं होती। इसको क्लियर करने के लिए हमें पुलिस रिपोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब भी कोई क्राइम होता है वो किसी पुलिस स्टेशन के एरिया में होता है, जिसका इंचार्ज इलाका मजिस्ट्रेट होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक। तो क्राइम की जब सबसे पहली इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है कि कहीं इस पुलिस स्टेशन के इलाके में कोई क्राइम हुआ है, उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इलाके के बाहर भी हुआ हो तो उसकी भी एक 0 FIR होती है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जब इंफॉर्मेशन आ जाती है और पुलिस को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल जुर्म हुआ है, तो SHO उस केस का इंचार्ज किसी खास पुलिस वाले को बना देता है, जिसको IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जाता है, और उसके हवाले उस केस की फाइल कर दी जाती है और उसको हुक्म दिया जाता है SHO के द्वारा कि तू इस केस का एविडेंस कलेक्ट करेगा, गवाहियाँ लिखेगा, सबूत इकट्ठे करेगा। जब IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट कर लेता है तो फाइल पूरी की पूरी अलॉन्ग विद द मुलजिम, अक्यूज्ड के साथ मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है, यानी इलाका मजिस्ट्रेट के पास, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, जिसको चार्जशीट भी कह देते हैं, और लोकल हम लोग तो उसे चलान कहते हैं हमारे इधर। तो चलान जब पेश हो जाता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, तो एट द फर्स्ट इंस्टांस इलाका मजिस्ट्रेट चार्ज लगाता है मुलजिम पर, फिर गवाह बुलाए जाते हैं। गवाहियाँ जब कंप्लीट हो जाती हैं प्रोसिक्यूशन की, सरकार की, तो उसके बाद अक्यूज्ड की एक स्टेटमेंट होती है, जिस स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के द्वारा सारा एविडेंस मुलजिम को पुट किया जाता है, भी तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आया है, क्या कहते हो। वो स्टेटमेंट पहले 313 CRPC में होती थी, अब 278 BNSS में हुआ करेगी। इसके बाद डिफेंस का एविडेंस आता है, फिर दोनों पार्टी की बहस होती है और फिर फैसला हो जाता है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो सज़ा, नहीं हुआ तो बरी, वैसे जज को मुलजिम पर प्यार आ जाए तो प्रोबेशन। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है जी कंप्लेंट से। अब कंप्लेंट में जब कंप्लेनेंट एलिगेशन लेकर इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाता है और ओरली या इन रिटर्न इल्ज़ाम लगाता है कि जुर्म हुआ है जी, ये नहीं पता मुझे जानता है कि नहीं जानता जो बंदा जिसने किया है, तो मजिस्ट्रेट ये कहता है कि भाई जचाओ बात अपनी, कैसे पता लगे कि जुर्म हुआ है। तो कंप्लेनेंट गवाह बुलाता है अपने, और उनकी गवाही कोर्ट में कराता है, अदालत में।
जिसको प्री समनिंग एविडेंस कहते हैं। एक गवाह, दो गवाह, तीन, चार, जितने ठीक समझे वो, जिससे मोटा मोटा साबित हो जाए कि जुर्म हुआ। पूरा साबित करने की जरूरत नहीं होती इस स्टेज पर। उन गवाहियों को मजिस्ट्रेट पढ़ता है, पढ़ के फिर मजिस्ट्रेट फैसला करता है, कंक्लूड करता है कि अगर तो उसे लगता है कि कोई जुर्म नहीं हुआ, वो कंप्लेंट डिसमिस कर देता है। अगर उसे लगता है कि जुर्म हुआ है, इसी सेक्शन, इसी कानून के अंतर्गत हुआ है, तो उन सेक्शंस में वो मुलजमों को, अक्यूज्ड पर्सन्स को सम्मन कर लेता है, यानी बुला लेता है। उस ऑर्डर जिसके द्वारा वो बुलाता है उसको कहते हैं समनिंग ऑर्डर। तो यहाँ से इस स्टेज पे ये समझ लिया जाता है कि कंप्लेंट की कॉग्निजेंस अदालत ने ले ली है। जब मुलजम आकर पेश हो जाता है, जब बहुत सारे मुलजम आ जाते हैं कोर्ट में और अपनी जमानतें करा लेते हैं या नहीं भी करा पाते, कई सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसके बाद दो तरह का प्रोसीजर चलता है कंप्लेंट केसेस में। एक सम्मन केस का, एक वारंट केस का। ये सम्मन और वारंट केस की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि उनमें कैसा प्रोसीजर चलता है। तो ये मोटा मोटा फ़र्क है पुलिस रिपोर्ट के प्रोसीजर और कंप्लेंट केस के प्रोसीजर में। खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन है कंप्लेंट की डेफिनेशन की, कि ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, कि जब पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर देता है, ये वही रिपोर्ट है जिसको चालान, चार्जशीट कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, सारे सबूत इकट्ठे करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक फ़ाइल और मुलजम दोनों को अदालत में पेश कर देता है मुकदमा चलाने के लिए। उसको रिपोर्ट कहा गया है। कि जब वो रिपोर्ट दी जाती है इन ए केस, किसी केस में, अब ये रिपोर्ट जनरली तो कॉग्निजेबल केस की होती है, क्योंकि पुलिस कॉग्निजेबल केस में ही केस रजिस्टर कर सकती है, उसी की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसी का चालान पेश कर सकती है, दूसरे का, नॉन कॉग्निजेबल का नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ फ़र्क है कि जब पुलिस रिपोर्ट, चालान दे दिया गया, वैसे इसको चालान बोलेंगे नहीं हम, यही लिखा है इस एक्सप्लेनेशन में, कि पुलिस रिपोर्ट आईओ ने अदालत को दे दी, जिसमें यह पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें केस, ये 3-4 लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आईओ को पता लगा कि जो ऑफेंस हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होने से पहले नहीं पता था, ये उस तरह का सिनेरियो है। तो ऐसी जब रिपोर्ट, ऐसी फाइल जब अदालत में आईओ लेकर जाता है अलॉन्ग विद द मुलजम, शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट, क्योंकि ये फाइल नॉन कॉग्निजेबल जुर्म के मुतल्लक है, उसके बाबत है, तो इसको पुलिस रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा, चालान नहीं कहा जाएगा, चार्जशीट नहीं कहा जाएगा, इसको कंप्लेंट कहा जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेनेंट। और आईओ जो फाइल लेकर गया उसको कंप्लेनेंट कहा जाएगा। ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। ये जो एक्सप्लेनेशन ऐसे ही नहीं है, इसका पर्पज़ है कि मेकर्स ऑफ द लॉज को पता था कि पुलिस पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस रजिस्टर कर लेगी, फिर बाद में कहेगी जी ओ जी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे ही रिपोर्ट बना के एज पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को दे देगी। तो ये पुलिस के मिसयूज़ करने को जगह बन जाएगी कि अगर उनकी रिपोर्टों को भी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसों की पुलिस रिपोर्टों को अगर हम पुलिस रिपोर्ट मानने लगे, तो पुलिस तो हर केस में पर्चा दर्ज कर लेगी, हर नॉन कॉग्निजेबल केस में वो पर्चा दर्ज कर लेंगे, उसको कॉग्निजेबल बोलकर, और मिसयूज़ करेंगे अपनी पावर का। इसलिए ये क्लियर किया गया है कि पुलिस बेशक केस रजिस्टर भी कर ले, इन्वेस्टिगेशन भी कर ले,
लेकिन अगर वो अंत में ये पाया गया कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उनकी जो फाइल जाएगी कोर्ट में वो कंप्लेंट की फाइल समझी जाएगी और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट समझा जाएगा, ना कि आईओ। तो चलिए जी, कुछ बुक के बाहर चलते हैं, मज़ा इसी का ज़्यादा आता है कि इस्तगासा ही क्यों, ये प्रोविज़न बनाई ही क्यों गई। पहला सबसे बड़ा कारण कि जब पुलिस आम गरीब आदमी की बात नहीं सुनती, रिपीट करता हूँ, आम शरीफ गरीब आदमी की बात नहीं सुनती, तब इस्तगासा, जिसको कंप्लेंट कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे शरीफ और गरीब ही क्यों? अमीर आदमी को ये नौबत नहीं आती, वो अपनी बात सुना ही लेते हैं, आपको पता है। मान लो किसी की बेटी का गैंग रेप हुआ, फिर में मार दी गई, मारकर रोड पर फेंक दी गई, पुलिस कहती है जी हम नहीं रजिस्टर करते केस, जाओ जो करना कर लो, जो भी सर्कमस्टांसिस हो, नहीं केस रजिस्टर किया। तो उन लोगों ने क्या किया जी, जो गरीब थे, दबे हुए लोग थे, उन्होंने इन लड़की की लाश को चौराहे पर रख दिया और मुजाहरा करने लगे, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद, आपको पता ही है कि जब तक केस रजिस्टर नहीं होता हम लड़की का अंतिम संस्कार लाश का नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा करने से केस रजिस्टर हो जाता है, कई बार नहीं होता। अब ये तो इन्होंने 1000 बंदे इकट्ठे कर लिए, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक भी बंदा ना जानता हो। जो लोग इनकलाबी लोग होते हैं, सताफती यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, या कई बार सच्चे सुच्चे या महात्मा लोग भी होते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, उनका कोई सपोर्टर नहीं होता। तो वो मुजाहरा कब कैसे करेंगे और कैसे एफआईआर लिखाएंगे, कैसे केस रजिस्टर कराएंगे अगर उनकी बेटी के साथ ये रेप मर्डर हो जाए तो ऐसे हालातों के लिए ये इस्तगासे की प्रोविज़न बनाई गई है कि सच्चे सुच्चे गरीब शरीफ लोग जिनके पास 4 बंदे भी नहीं हैं कंधा देने के लिए, अगर वो मर जाए तो 4 बंदे भी कंधा देने नहीं आएंगे, किसी से बनी नहीं, तो वो भी महरूम ना रह जाए इंसाफ से, वो सीधी कंप्लेंट कोर्ट में डाल सके। दूसरा कारण है जी नॉन कॉग्निजेबल केसेस। पुलिस सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस का केस दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और चालान पेश करती है। नॉन कॉग्निजेबल केस को पुलिस हाथ नहीं लगाती, ये लिखकर दे देती है एक पर्चे पर, ये नाकाबिले दस्ते अंदाजी पुलिस पाया गया है कि पुलिस इसको हाथ नहीं डाल सकती, नॉन कॉग्निजेबल केस है। तो नॉन कॉग्निजेबल केस का सीधी कंप्लेंट बंदा कोर्ट में डाल सकता है, इलाका मजिस्ट्रेट के पास, जैसे शुरू में हमने डेफिनेशन में देखा, ओरली और इन राइटिंग कि एक्शन लो जी। अब क्या फ़र्क होता है, ये इस्तगासा बोलते हैं कंप्लेंट केस को, जिसको आज हम जिस कॉन्सेप्ट को थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इधर इसको इस्तगासा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो इस्तगासा में और पुलिस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट से केस होंद में आता है, उसमें क्या फ़र्क है? इस्तगासे में, कंप्लेंट केस में पुलिस रिमांड की नौबत नहीं आती, क्यों? पुलिस पिक्चर में ही नहीं, पुलिस ने तो आपकी बात सुनी ही नहीं, आपको भगा दिया। कैसे भगा दिया पता ही है आपको। दूसरी बात, इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब पुलिस ने केस ही नहीं दर्ज किया तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? ये 2 फ़र्क होते हैं। तो पुलिस रिमांड का कोई फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि पुलिस रिमांड लेती है और उसी में मुलजम को सब जुर्म मना लेती है। मुलजम जो मर्जी लिख के दे दे पुलिस को रिमांड के दौरान, वो वेस्ट पेपर है, जब तक गवाह आकर कोर्ट में उसी बात को कन्फर्म नहीं करते। पुलिस के पास लिखे हुए बयान किसी वैल्यू के नहीं जब तक वही बात कोर्ट में साबित नहीं की जाती। सो पुलिस रिमांड में कोई बम्ब नहीं चलता, कोई कमाल नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में भी 2-3 तरह के गवाह होते हैं। मेन होते हैं कंप्लेनेंट जिसका नुकसान हुआ, उसके साथ होते हैं 1-2 आई विटनेस जिन्होंने जुर्म होता देखा।
बाकी होते हैं ऑफिशियल विटनेस, कोई डॉक्टर है जिसने MLR काटी या बंदा मर गया तो पोस्टमार्टम हुआ, कोई बैंक वाला है जिसने रिकॉर्ड देखे, दफ्तरों के गवाह, सरकारी गवाह, ना भी सरकारी हों दफ्तरों के गवाह, वो रिकॉर्ड के गवाह होते हैं। तो सारे के सारे गवाह आप कंप्लेंट में भी सम्मन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता आपका कंप्लेंट केस में। रादर ये सलाह दी जाती है कि अगर पुलिस ने आपकी FIR रजिस्टर कर ली लेकिन आपने उनको खुश नहीं किया तो RE सेक्शन ए नहीं लगाएगी, पूरे एविडेंस नहीं इकट्ठी करेगी, एक घटिया सा कमज़ोर केस बनाकर चलान पेश कर देगी, चार्जशीट। तो ऐसे हालातों में 2 लाइनें लिख के कि पुलिस ने हमारा पूरा वर्शन नहीं लिखा और एविडेंस पूरा कलेक्ट नहीं किया, इसलिए हम सेपरेट प्राइवेट कंप्लेंट भी डाल रहे हैं। जब वो आप कंप्लेंट डाल दोगे, उधर पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी, दोनों केस क्लब हो जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट वाला केस PP के अंडर होता है, उसका इंचार्ज सरकारी वकील होता है, उसकी मर्जी से चलता है, टेक्निकली भी अदरवाइज भी। लेकिन कंप्लेंट केस में ड्राइविंग सीट पर कंप्लेनेंट होता है, उसकी मर्जी से गवाही आती है। यानी वो एक्स्ट्रा गवाह, एक्स्ट्रा एविडेंस अगर वो लाना चाहे तो कंप्लेंट केस में ला सकता है। तो इसका फ़ायदा होता है। जहाँ पुलिस आपका पूरा वर्शन नहीं लिखती, जहाँ एविडेंस पूरा कलेक्ट नहीं करती, आपको ज़रूर पैरेलल इस्तिगासा डालना चाहिए। अच्छे काउंसल जो ट्रायल कोर्ट्स के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, क्रिमिनल सीजन्ड लॉयर जो होते हैं, वो यही सलाह देते हैं। अब दूसरी बात आ गई जी कंप्लेंट केस की प्लस और माइनस की। प्लस ये है कि गरीब आदमी के लिए तो कंप्लेंट एक मारुस्थल में नखलिस्तान की तरह है कि थोड़ा सा पानी है, बाकी रेत ही रेत है। क्योंकि पुलिस ने नहीं सुनी, पॉलिटिशियन ने नहीं सुनी, लोकल लीडरों ने नहीं सुनी, मोहल्ले के मुजारे से भी कुछ नहीं हुआ, तो कंप्लेंट ही बच जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी कई बार जेन्युइन कंप्लेंट डालता है, वो 2-2, 3-3 साल समनिंग ऑर्डर नहीं पास होता। वो इसलिए कि अदालतें समनिंग ऑर्डर सारी गवाही पढ़कर लिखना पड़ता है, थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो अदालतें इसको फालतू का काम समझती हैं क्योंकि इसमें यूनिट नहीं मिलते। ब्रीफ सा बता दूं कि कोर्ट जब फैसले करता है, सिविल क्या फैसले करता है, तो 6 यूनिट मिलते हैं अदालत को, नंबर जैसे पेपर में मिलते हैं ना एग्ज़ाम में भी एक है, वैसे ही ट्रायल कोर्ट के जजेस को सिविल केस कंटेस्टेड के 6 यूनिट मिलते हैं, क्रिमिनल केस कंटेस्टेड के 5 यूनिट मिलते हैं, शायद स्टे एप्लीकेशन डिसाइड करने का 1 मिलता है, शायद एक्स पार्टी डिक्री करने का 1 यूनिट मिलता है। 120 नंबर यूनिट उनको लेने ही होते हैं हर महीने, और उनमें से भी 20 केस कंटेस्टेड डिसाइड करने होते हैं। अब समनिंग ऑर्डर में क्योंकि यूनिट नहीं मिलता, कोई फालतू का काम समझकर डेट्स डलती जाती हैं, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। सो अगर हाई कोर्ट समनिंग ऑर्डर के 2-3 यूनिट देने लगे तो इट विल बी गुड। तो गरीब आदमी की जो घिसाई होती है 2-3-4 साल, समनिंग ऑर्डर नहीं पास होता, वो गरीब का बचाव हो जाएगा। दूसरी बात, इस चक्कू का ये ना दूसरी धार भी है, दूसरा पहलू भी है एक सिक्के का। इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है इस्तिगासा का। वो गरीब नहीं करते, वो माफिया करता है। एक कैटेगरी होती है बड़े ज़िलों में, GT रोड वाले ज़िलों में ख़ास करके, क्योंकि गरीब ज़िलों में क्या माफिया और क्या मिसयूज़। जो GT रोड वाले ज़िले हैं वहाँ पर ग्रुप, मतलब कुछ प्लीडर्स, कुछ ज़मीनों वाले, कुछ गुंडे, कुछ कर्मचारी, सब मिले होते हैं। वो बंदे फर्जी इस्तिगासे डालकर बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अब मैं सीधी एग्जांपल तो ना दूं, माफिया टाइप, गुंडा टाइप लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ इस्तिगासे का, कंप्लेंट केस का इसलिए हो पाता है कि समनिंग ऑर्डर से पहले कोर्ट के पास सिर्फ कंप्लेनेंट का वर्शन होता है, दूसरी पार्टी का वर्शन नहीं होता। तो वारंट केस का प्रोसीजर हमने वारंट केस वाली वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो वारंट केस में जैसे विटनेसेस का
क्रॉस होने के बाद चार्ज लगता है, ऐसे ही हर कंप्लेंट केस में प्री समनिंग स्टेज पर समनिंग ऑर्डर पास होने से पहले अगर मुलजम के वकील को कंप्लेनेंट के गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दे दी जाए तो वर्चुअली काफ़ी हद तक दोनों तरफ का वर्शन कोर्ट के पास आ जाएगा और मुलजम को कोर्ट में बुलाया जाए समनिंग ऑर्डर पास होने के बाद। लेकिन समनिंग ऑर्डर पास करने से पहले एक मौका मुलजम के एडवोकेट को कंप्लेनेंट के प्री समनिंग विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का दे दिया जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम टैकल की जा सकती है। मेरा ख्याल है, किसी को नहीं पसंद कोई टेक्निकलिटी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब आ जाएं जी फ्रॉम द बुक। ऊपर हमने बियॉन्ड द बुक थोड़ा, खैर मज़ा तो उसका ही आता है। पहले है जी कंप्लेंट ऑफ क्राइम, प्लेंट ऑफ सिविल केस, दीवानी केस, जिसमें जुर्म पिक्चर में नहीं आता। मैंने कोई पैसे लेने हैं, ज़मीन की मालकी डिक्लेयर करानी है, कोई इंजंक्शन जिसको बंदी बोलते हैं पंजाबी में, रोक हिंदी में, उसका दावा करना है कि इसको रोका जाए, मेरी ज़मीन में इधर से ना जाए, मेरी ज़मीन में ना आए, मेरे कब्जे में दखल ना देवे। तो ऐसे जो सिविल केस होते हैं उनका जो बंदा कोर्ट में केस कर लेकर जाता है, सबसे पहले वो जो 3-4-10 पेजों में अपनी कहानी लिखकर ले जाता है, उन 4-5-10 पेजों को प्लेंट कहते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल केसों में बंदा जो लिखकर अपनी कंप्लेंट अदालत को देता है उसको कंप्लेंट कहते हैं। सो जो लिटिगेशन शुरू कर रहा है कोर्ट में, ये उसका वर्शन है जनरली रिटर्न। वैसे तो कंप्लेंट में मुंहजबानी भी हो सकता है। सेकेंड है जी नॉट टू टेल कंटेंट्स ऑफ चार्ज, सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं। कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट ने ये नहीं क्लियर करना कि कौन सी सेक्शन लगेगी या कौन से कानून के आईपीसी के अंदर जुर्म हुआ है या बीएनएस के अंदर हुआ है या एक्साइज एक्ट में हुआ है या एनडीपीएस में। ये कंप्लेनेंट ने नहीं क्लियर करना। कंप्लेनेंट ने सिर्फ फैक्ट, सिर्फ स्टोरी बतानी है इस्तिगासे में और अपने गवाह लेकर आने हैं। ये देखना कि कौन सी सेक्शन लगेगी, कौन सा कानून लगेगा, वो अदालत का काम है। जिसका काम उसी को साझे, तो अदालत इज़ द बेस्ट जज कि कौन सी सेक्शन लगेगी। जब समनिंग ऑर्डर पास करेगी अदालत तो अदालत देखेगी। अदालत का ही काम है ये, कोई कंप्लेनेंट ने नहीं बताना, ना ही उसको बताना ज़रूरी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है जी SHO SSP इज़ नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली। कि चाहे SHO हो, चाहे SSP हो, चाहे DGP हो, चाहे क्या वो बड़ा बड़ा वो जो क्या होते हैं नारकोटिक ब्यूरो के चीफ हों, लेकिन उन किसी ऑफिसर के पास बंदा जाकर कंप्लेंट नहीं दे सकता। जिस कंप्लेंट की आज हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इलाका मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है, सिर्फ इलाका मजिस्ट्रेट को, और किसी ऑफिसर को नहीं। किसी भी चाहे SSP हो, DGP हो, कुछ भी हो, IB हो, CBI हो, कोई भी हो। तो नेक्स्ट है जी FIR इज़ नॉट कंप्लेंट। जो पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी जुर्म के होने के बाद, वो कंप्लेंट नहीं होती। कंप्लेंट वही होती है जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाकर की जाती है। कंप्लेंट टू आस्क फॉर एक्शन। अब हम कहते हैं कि बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती, यही बात है। अदालत के पास जाकर मैं कोई स्टोरी सुना दूँ जी, वहाँ ये जुर्म हुआ, वहाँ ये जुर्म हुआ, वहाँ ये जुर्म हुआ, लेकिन अगर मैं ये प्रेस नहीं करता कि मजिस्ट्रेट साहब एक्शन लीजिए, एक्शन क्या भी केस चलाइए और क्या, तब तक मजिस्ट्रेट या अदालत हरकत में नहीं आते। सो आप कंप्लेंट इसलिए करते हैं कि एक्शन लिया जाए, तब एक्शन लिया जाएगा। आप ये प्रेस करें कि एक्शन लो, तब एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। आप स्टोरियाँ सुनाकर यू कांट सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन कि चलो मशीन क्रिमिनल लॉ की स्टार्ट कर दे। मे नॉट विक्टिम एनी कैन, एक फंडामेंटल लॉ है। एनी बॉडी, सिविल में आप जाओ,
कोर्ट आपसे पूछेगी भी तेरा क्या नुकसान हुआ भाई, तुम्हें क्यों हर जानना चाहिए, या कोई स्टे चाहिए, या डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप चाहिए, जहाँ तू ये सेल डीड कराना चाहता है एग्रीमेंट के बेस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में एनी बॉडी कैन सेट द लॉ इनटू मोशन, ये है फंडामेंटल लॉ। जरूरी नहीं कि मेरी टांग टूटी हो, जा मुझसे ही ठगी बजी हो, जा मेरे बंदे का कत्ल हुआ हो, मैं जाकर अदालत के पास कंप्लेंट दे सकता हूँ, कंप्लेंट शुरू हो सकती है, बेशक मेरा 5 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ, टांग टूटने से या ठगी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कई बार पटिशन्स लेकर लोग जाते हैं तो अदालत उनको कहती है तेनू की, तेरा क्या नुकसान हुआ। क्रिमिनल मैटर्स में ये नहीं कहा जा सकता, चाहे मेरा नुकसान हुआ चाहे नहीं, आई कैन इन्फॉर्म द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। कंप्लेंट या एफआईआर कोई भी लिखा सकता है, अदालत के पास कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, चाहे उसका विक्टिम ऑफ द ऑफेंस से या ऑफेंस के नुकसान से कुछ लेना देना ना हो। कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस सिर्फ कॉग्निजेबल केसों की एफआईआर केस रजिस्टर कर सकती है और सिर्फ कॉग्निजेबल केसों की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन कंप्लेंट कॉग्निजेबल केस की ऑफेंस की भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल की किसी की भी। सीधा कोर्ट में आप कोई पाबंदी नहीं है आप कि ये छोटा ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है, समन केस है, वारंट केस है, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, एनी क्रिमिनल मैटर। एफआईआर कॉग्निजेबल, वही बात कि एफआईआर जो लिखी जाती है सिर्फ कॉग्निजेबल केसों की, मतलब पुलिस जो केस रजिस्टर करती है वो सिर्फ कॉग्निजेबल केसों की करती है। मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं लिख सकता, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। एक सेक्शन होती थी 156 ब्रैक्ट में 3, उसके अंतर अब तो बदल गई होगी ना। मजिस्ट्रेट एसएचओ को ऑर्डर कर सकता है कि इस बंदे की शिकायत है, तू एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर, लेकिन खुद एफआईआर नहीं लिख सकता। ये है। लास्ट है जी कंप्लेंट नॉट इंक्लूडेड इन एफआईआर। फिर जो कंप्लेंट अदालत में फाइल की जाती है उसमें एफआईआर शामिल नहीं होती, और जो एफआईआर पुलिस के पास कटाई जाती है, लिखवाई जाती है, उसमें कंप्लेंट शामिल नहीं होती, वाइस वर्सा। ना उसमें वो शामिल है ना उसमें वो शामिल है, ये दोनों सौंकने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आगे जी केस ला आ गया थोड़ा सा, भीमप्पा वर्सेस लक्ष्मण। ये कहता है जी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं चाहिए कंप्लेंट केस का। जब अदालत में फॉर्म क्या करेगी, जब ला ने ओरल कंप्लेंट ही अलाउ कर रखी है, मुंह ज़बानी बता दो अदालत को, बस हो गया, अपने आप स्टेनो उनका लिखता रहेगा बयान और उसको कंप्लेंट बनाता रहेगा। मैं मुंह ज़बानी बताऊँ अगर अदालत को, तो खुद ही अदालत लिखवा देगी स्टेनो को या जजमेंट राइटर को कि इसने क्या कहा है कंप्लेनेंट ने। उसके बाद जो भी प्रोसीजर चलेगा, गवाह आएंगे, समनिंग ऑर्डर होगा अगर बनती है बात। तो कोई फॉर्म नहीं चाहिए कि कैसा परफॉर्म है, पीछे ये लगाना है, आगे ये कागज़ लगाना है। ये अदालतों में बहुत होता है, इतने परफॉर्मे बढ़ गए हैं कि लोग आधे पागल हो चुके हैं परफॉर्मों में। तो जितने हम परफॉर्मे बढ़ाते जाएंगे ना, हम गरीब को इंसाफ से दूर करते जाएंगे। ये परफॉर्मों वाला सिस्टम को सिंप्लीफाई होना चाहिए। दिस कैन बी डन। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऑब्जेक्शन होते हैं कि पटिशन के बीच में ये बातें लिखो कि पहले कोई नहीं, मैंने ऐसी पटिशन डाली किसी और कोर्ट में, मैंने कोर्ट फी लगा रखी है, ज्यूडिशन की लगा रखी है, वैल्यूएशन की सूट करा रखी है। ऐसे ऐसे कई पैरे हैं जो पटिशन के बीच लिखने पड़ते हैं। वही एक परफॉर्मा दो, उस पर टिक लगवा लो हमसे, ये किया, ये नहीं किया, ये किया नहीं किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो नहीं है, कोई लॉ तो नहीं चैलेंज किया, कोई फुल बेंच तो नहीं चाहिए। वो एक परफॉर्मे में टिक करवा लो। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लीडिंग्स। ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ऐसे
टेक्निकलिटीज़ तो मदद के लिए होती हैं, काम खराब करने के लिए नहीं। उल्ट होता है। वैसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे पहले सर्टिफाइड कापी लेने के लिए बंदे की घिसाई हो जाती थी, अब बंदा ऑनलाइन निकालता है किसी भी ऑर्डर की कापी किसी भी केस में। तो मज़ेदार बात है, धीरे धीरे ठीक होता ही जाएगा, करना पड़ता है। आगे है जी चाबीलाल गौरांग वर्सेस कृष्णा। ये कहता है जी नो कॉग्निजेंस इफ। इसका मतलब है जब कंप्लेंट फाइल हो गई अदालत में और प्री समनिंग एविडेंस आ गया, गवाहियाँ भी आ गई, गवाहियाँ पढ़ी अदालत ने और देखा कि ये तो जुर्म बनता ही नहीं यार, तो अदालत डिसमिस कर देगी। अगर समनिंग ऑर्डर पास कर दिया तो समझो कॉग्निजेंस ले ली, सिंपल। ये थोड़ा है कि कंप्लेंट आ गई तो आगे चलना ही चलना है। तो अदालत ने देखना है कि जुर्म बना कि नहीं बना, कि जुर्म बनता है, इन गवाहों के बयानात से कोई जुर्म बनता है प्राइमा फेशिया, तो ही आगे चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। विल्सन शुगर कंपनी है, कोर्ट टू सी ऑफेंसेस एंड प्रोसीड। वही जो प्री समनिंग गवाह आते हैं उनको पढ़कर कोर्ट ने देखना है कि ऑफेंस कोई बना तो समनिंग ऑर्डर हो जाएगा, नहीं बना तो डिसमिस हो जाएगी, सिंपल। कई बार कई शरारती बंदे लड़ पड़ते हैं कि एक ही तरफ का वर्शन आप ऐसे कैसे डिसमिस कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने एक सजेशन दी है कि क्रॉस हो जाए अगर प्री समनिंग स्टेज पर, तो दोनों तरफ का वर्शन आ जाएगा, मिसयूज़ बंद हो जाएगा, और जो लेट होती है कंप्लेंट गरीबों की उसमें समनिंग ऑर्डर जल्दी हो जाएगा, दोनों तरफ से ठीक हो जाएगा। के रामाकृष्णा वर्सेस SHO। इस केस में कहते हैं जी एक 195 है सेक्शन, बड़ी शानदार। ये परजूरी से रिलेटेड है ज़्यादातर। कोर्ट में जुर्म हो या कोर्ट से संबंधित कार्रवाई में कोई जुर्म हो, उसमें जब तक वो पब्लिक सर्वेंट जिसकी कार्रवाई में जुर्म हुआ या वो जज खुद कंप्लेंट नहीं करता तब तक केस नहीं चल सकता। तो पहले जजेस और SDMs DC सब हेजिटेट करते थे क्योंकि खुद को कंप्लेनेंट बनना शिकायती बनना पड़ता था। केस दूसरी कोर्ट में जाता था, उनके पास नहीं रहता था जब कोई जुर्म हुआ उनकी अदालत में। तो लेकिन वो कंप्लेनेंट बनने से थोड़ी ईगो, थोड़ी हेजिटेशन, तो फिर अमेंड हो गई CRPC के आप स्टेनो या रीडर को अपॉइंट कर दो कि जज की तरफ से या पब्लिक सर्वेंट की तरफ से वो प्रोसीड करेगा, इस कंप्लेंट को आगे चलाएगा। तो अब ये आसान हो गया। ये अभी भी हेजिटेट करते हैं सभी पब्लिक सर्वेंट्स, सभी जजेस तकरीबन। ये नहीं करना चाहिए, ये बड़ी शानदार प्रोविज़न है। अब अगर हम पर जूरी यूज़ नहीं ना करेंगे, फॉल्स एविडेंस को अदालतें अगर पनिश नहीं करेंगी, तो इनकी जो ग्रेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। मेरा ये आई राइट इट ऑन दी वॉल, अगर पर जूरी पनिश नहीं करेंगे तो जुडिशरी की ग्रेस नहीं रहेगी। लोगों का अतबार, गरीब, वो तो बेचारे पहले ही मरे पड़े। तो आगे है जी इंदिरा कुमार पटौदिया वर्सेस रिलायंस। ये 2013 में डिसाइड हुआ केस। देखो उससे पहले लोगों में हिम्मत थी रिलायंस के साथ लिटिगेशन कंटेस्ट करने की। सलाम है। ये 138 का केस था, यानी चेक बाउंस का, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया बंदा। यही होगा इंदिरा कुमार पटौदिया। तो 138 की जो कंप्लेंट थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट की जो कंप्लेंट थी, उस पर उसके दस्तखत नहीं थे कंप्लेंट करने वाले के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 142 के अनुसार सिर्फ इतना ही चाहिए कि कंप्लेंट रिटन में हो। जब कंप्लेंट केस की बात हमने ऊपर डिस्कस की सारी, वो ओरल भी हो सकती थी, लेकिन 138 की कंप्लेंट रिटन में ही होनी चाहिए, बीच में ही लिखा है एक्ट के। और ये कंप्लेंट पेई द्वारा करनी चाहिए या होल्डर इन ड्यू कोर्स द्वारा करनी चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई वो बंदा होता है जिसकी या तो फेवर में चेक होता है, जहाँ जो चेक को कैश करा के पैसे ले सकता है, पेई जिसको पैसे मिलने हैं चेक के, सिंपल। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी चेक उसी के हाथ में ही होना चाहिए कानूनन और मोरालिटी के हिसाब से भी। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंक्लूड होती है। CRPC के अगले टॉपिक्स मेरा ख्याल है हम अगले चैप्टर पर आ जाएंगे। थैंक यू।